तो भाई लोग, इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट टाइम आई गॉट रिइंकार्नेशन एज अ स्लाइम के मांगा का चैप्टर 123 के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि रिमरू काउंसिल के अंदर जाता है एंड क्या क्या धमाके करता है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे 80% से ज्यादा लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार सब्सक्राइब कर दिया करो। एंड इस वीडियो का लाइक हमें 70 लाइक्स तो करवा देना। एंड अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम रिमरू को देखते हैं, जिसे म्यूलन बता रही होती है कि जो यहाँ पे जूरा फॉरेस्ट है वो चारों तरफ से उन नेशन से घिरा हुआ है जिससे रिमरू ने पहले ही ट्रीटी फॉर्म कर ली है, जैसे कि किंगडम ऑफ ब्लू मून, किंगडम ऑफ द्वारगन, किंगडम ऑफ थाईलैंड और मिलिम का किंगडम। और इन सब के बीच में आता है रिमरू का किंगडम। इस हिसाब से रिमरू यहाँ पे परफेक्ट प्लेस पे है, जहाँ पर ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स साथ में रहते हैं। और अब फिलहाल आज वही दिन है जब रिमरू को काउंसिल में जाना है और प्रूफ करना है कि रिमरू कोई खतरा नहीं है। और अब ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं मीटिंग में जाने के लिए। तो बेनीमारू कहता है कि हिनाटा ने हमें वार्न कर दिया था कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो अलग होगा। तो रिमरू कहता है तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी होगा तो वो यहाँ पे संभाल लेगा। वैसे भी अगर हम काउंसिल के साथ हाथ मिला लेते तो हमें ही फायदा होगा, क्योंकि यहाँ पे लोग रिमरू पे और भी ज्यादा भरोसा करने लगेंगे। फिलहाल अब हम अगले सीन में देखते हैं कि रिमरू एक बड़े टेबल को पटक रहा होता है, सिंपल भाषा में कहे तो तोड़ रहा होता है, और कहता है तुम इंसानों ने अपने आप को समझा क्या है, क्या तुम मेरा यूज करना चाहते हो। और अब रिमरू बताता है कि ऐसा कैसे हुआ। अब हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो यहाँ पे रिमरू काउंसिल के अंदर इंटर करता है, जो कि एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। जैसे वो अंदर जाता है तो उसे काफी सारे लोग घेर लेते हैं और कहते हैं कि उन लोगों ने रिमरू का जो फाउंडर फेस्टिवल था उसमें वो आए थे एंड उन लोगों ने उसे बहुत इंजॉय किया था। साथ में वो म्यूजिक का जो परफॉर्मेंस हुआ था वो भी काफी पसंद आया था। तो रिमरू कहता है उसे लगा था कि ये काफी मुश्किल होगा और ये सब लोग उसे काफी बुरा ट्रीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर तो सब लोग रिमरू के साथ काफी फ्रेंडली हो रहे थे। फिलहाल तभी वहाँ पे एक अपर ऑफिसर आता है और कहता है तुम लोग अपनी भाषा संभल के बात करनी चाहिए, तुम लोगों को पता है ना तुम लोग एक डीमन लॉर्ड के साथ बात कर रहे हो, तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना। जिसके बाद यहाँ पे सब लोग माफी मांगते हैं और कहते हैं कि एक्चुअली में वो लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि वो आखिर रिमरू जो है। बेनीमारू यहाँ पे रिमरू से कहता है कि सच में ये लोग काफी बड़े बड़े नेशंस के लोग हैं, तो इनकी कही हुई बातें काफी मायने रखती है। फिलहाल अब रिमरू और आगे जाता है तो उससे और भी ज्यादा लोग घेर लेते हैं और कहते हैं सर रिमरू, हमें सुनने में आया कि आप कुछ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज क्राफ्ट कर रहे हो, शायद से उसका नाम मैगी ट्रेन है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो रिमरू कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हम एक ऐसी ट्रांसपोर्टेशन चीज बना रहे हैं जिससे काफी दूर की डिस्टेंस काफी जल्दी कवर हो सकती है। जिस पर यह बंदा कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट में, मैं आपका साथ दूंगा, बस आपको उसके लिए हमारे साथ ट्रीटी फॉर्म करनी होगी। जिस पे रिमरू कहता है माफ करना, इसके लिए हमारे पास पहले से ही ऑर्डर्स है। तो बाकी सब लोग कहते हैं एक मॉन्स्टर यहाँ पे ऑर्डर दे रहा है, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। फिलहाल अब रिमरू कहता है कि माफ करिएगा, हमें रेलवे चलाने के लिए रेलवे ट्रैक्स भी बिछाने होंगे। अब ये लोग रेलवे ट्रैक का नाम सुनते ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ये लोग अपना पैसा बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे। बाद में ये लोग कहते हैं कि हमें सुनने में आया है कि आपके नेशन के पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स और आर्मर्स है, हम आपसे उन्हें ट्रेड करने के लिए काफी खुश होंगे, लेकिन हाँ आपको सबसे पहले हमारे नेशन के साथ ट्रेड करने होंगे, ताकि हमारे नेशन के पास सबसे ज्यादा लेटेस्ट वेपन और आर्मर्स हो। साथ ही साथ में ये लोग यहाँ पे रिमरू से पूछते हैं कि आपके वहाँ जो मर्चेंट है जो कि म्यूलमाइल है उसकी हम डिग्रीज भी जानना चाहते हैं, क्योंकि काफी टाइम से वो बंदा हमें इग्नोर ही करता जा रहा है और हमें लगता है कि वो अच्छा मर्चेंट बिल्कुल भी नहीं है। रिमरू कहता है कि मुझे पता है यहाँ पे म्यूलमाइल इन्हें क्यों इग्नोर कर रहा है, क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं। जिसके बाद रिमरू कहता है वेल इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ, और फिर वो म्यूलमाइल की एक बुक में से एक पेज निकालता है और कहता है मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों की जो भी रिकमेंडेशन है उस पर मैं सोचूंगा, फिर आप लोगों को जवाब दूंगा। अब ये सुनने के बाद काफी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं एंड कहते हैं हम सभी लोग आपके नेशन के साथ ट्रेड करने के लिए काफी खुश होंगे। फिलहाल ये सब देखने के बाद बेनीमारू काफी शॉक हो गया था, क्योंकि रिमरू ने जरा भी गुस्सा नहीं किया था। बेनीमारू कहता है कि मैं तो काफी गुस्सा था, आखिर ये पिद्दी लोग आपके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हैं। इस पर यहाँ पे सूना कहती है कि लॉर्ड रिमरू आपसे अलग है बड़े भाई, लॉर्ड रिमरू को यहाँ पे पता है कि छोटे लोगों के साथ बहस नहीं करनी है। एट लास्ट ये छोटे लोग तो उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते। फिलहाल तभी वहाँ पे काउंसिल हेड आता है और बोलता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप ही डीमन लॉर्ड रिमरू हो ना, तो प्लीज वहां जाके बैठ जाइए। अब रिमरू काउंसिल हाउस के अंदर आ जाता है और उसे एक सीट दी जाती है बैठने के लिए, और ये सीट और किसी की नहीं बल्कि चेयरमैन की होती है। उस पूरी जगह में सिर्फ वही सीट होती है जो सबसे ज्यादा हाईलाइट में होती है,
जिससे सभी लोग रिमरू को क्लियर ही देख सकते हैं। अब रिमरू कहता है कि वहाँ पर हिनाटा भी बैठी होती है। फिलहाल यहाँ पे जो काउंसिल का हेड होता है वो बोलता है कि मैक्सिमम काउंसिल के लोग हैं वो आपको यहाँ पे काउंसिल के अंदर ऐड करने की तरफ झुके हुए हैं, लेकिन तब भी हमारी कुछ शर्तें हैं जो कि आपको माननी होंगी, तभी आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। रिमरू कहता है कि यहाँ पे जो काउंसिल हेड बोल रहा है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे उनकी 3 शर्तें थी। पहली शर्त ये थी कि उनका जो इंटरनेशनल लॉ है उसका रिमरू को यूज करना होगा और उसे यूज करने में उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लॉ है उससे उल्टा ह्यूमंस का ट्रस्ट हमारे ऊपर और भी ज्यादा होगा। उनकी जो दूसरी शर्त थी वो ये थी कि हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उसको सेल करना होगा दूसरे नेशंस के साथ, एंड इसमें हमारी टेक्नोलॉजी चोरी होने का तो डर है ही, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा एडवांस है। अब जो लास्ट शर्त है वो बहुत ज्यादा अजीब है, क्योंकि उसमें ये लोग चाहते थे कि उनको ईस्टर्न एम्पायर से सेव करो, और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जिस भी नेशन को रिमरू प्रोटेक्ट करेगा वो नेशन बदले में मुझे पैसे के रूप में भरपाई कर देगा। इससे हम ही लोगों का फायदा है। अब रिमरू बताता है कि उसने ये सब चीजें पहले ही सोच रखी थी एंड उसने डिसाइड कर लिया था कि क्या करना है। और अब बेनीमारू आगे बढ़ता है चेयरमैन की तरफ और उसे एक पेपर दे देता है। बेनीमारू देने तो सिर्फ पेपर गया था, लेकिन चेयरमैन की तो हवा टाइट हो गई होती है। फिलहाल चेयरमैन अब पेपर को पढ़ता है और नोटिस करता है कि रिमरू ने एक एक चीज यहाँ पे लिखी है कि क्या उसे अपसेट है और क्या चीज यहाँ पे बदल सकते हैं, और साथ ही साथ में उसने रेड मार्कर से लाइन भी की है। चेयरमैन को यहाँ पे यकीन नहीं था कि एक यहाँ पे मॉन्स्टर ऐसा कर सकता है। फिलहाल अब रिमरू कहता है कि ये सब उसने नहीं बल्कि राफेल ने लिखी है। रिमरू कहता है कि इन लोगों ने डिसाइड किया था कि ये लोग मेरे से कुछ भी ऐसा वैसा बुलवाएंगे और मुझे फंसाने का ट्राई करेंगे, जो मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैं इनसे एक कदम आगे था, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो भी चीज अच्छी लगी और जो भी चीज गलत थी वो मैंने एक पेपर पे लिख के इन्हें साफ साफ पकड़ा दिया। फिलहाल रिमरू चेयरमैन से कहता है कि मुझे जो चीज अपसेट करी है वो मैंने लिख दी है, एंड अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। जिस पे चेयरमैन कहता है हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, बस हमें कुछ टाइम चाहिए होगा ताकि हम प्राइवेट में कुछ डिस्कशन कर सके अगर कुछ ऐड करना हो तो। जिस पे रिमरू कहता है शायद से इन लोगों का मन अब भी नहीं भरा, वेल क्या ही कर सकते हैं। अब फिलहाल कुछ टाइम के बाद ब्रेक खत्म हो जाता है और काउंसिल फिर से असेंबल होती है, और अब एक पेपर में उन सभी ने कुछ बातें लिखी होती है जो रिमरू को बतानी होती है। उन लोगों का मानना था कि इन बातों को रिमरू को माननी ही होगी, तभी वो यहाँ पे काउंसिल में ऐड हो सकता है। तो रिमरू इन बातों को पढ़ता है और फिर उसका रिएक्शन ये होता है। रिमरू बताता है कि उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा सेल्फिश मांगे लिख रखी थी, जैसे कि रिमरू का जो डंजन है उससे उसे जो भी प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज यहाँ पे काउंसिल को जाना चाहिए। साथ ही साथ में इसे अर्ली टैक्स भी देना होगा, और रिमरू की जो वेपनरी और आर्मी है वो भी टाइम टू टाइम शेयर करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल भी वन साइडेड था। एंड फिर ये सब सुनने के बाद रिमरू का सब्र टूट जाता है। तो रिमरू कहता है तुम लोग मुझे समझते क्या हो, तुम लोग सिर्फ मेरा यूज करना चाहते हो। जिस पर एक बंदा कहता है कि सर रिमरू हमारा वो मतलब नहीं था, हमें तो बस अपनी अपनी फरमाइश बता रहे थे, अगर आपको इसमें कुछ चेंज करवाना है तो बता दीजिए, हम उसे खुशी खुशी कर देंगे। जिस पे रिमरू कहता है कि मैंने तुम लोगों के इरादे पहले ही पहचान लिए थे, मैं एक नेशन का किंग हूँ और तुम लोग मुझे इज्जत तक नहीं दे रहे हो। तुम लोगों के हिसाब से हमारा मॉन्स्टर नेशन तुम लोगों से बहुत नीचे है। अगर मेरे को कोई दूसरा किंग सर बुलाता तो मुझे चलता, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल अब रिमरू अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि अरे भाई मैंने ये सब क्या कर दिया, मेरी अच्छी खासी जो रेपुटेशन बनी थी वो खराब हो गई। अगर मैं यहाँ पे काउंसिल में ज्वाइन नहीं करता हूँ तो बुरा से बुरा क्या ही हो सकता है, लोगों का मेरे ऊपर से ट्रस्ट चला जाएगा, ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स एक नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब मेरा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। लेकिन वहां पे राफेल आती है और बताती है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, जैसे कि किसी ने उनको मैनिपुलेट कर दिया हो एक ही चीज करने के लिए। रिमरू कहता है कि उन्हें मैनिपुलेट कौन कर सकता है, क्या ये यूकी हो सकता है। फिलहाल तभी राफेल कहती है कि क्योंकि आपने कुछ भारी करके इन सबका ध्यान भटका दिया है तो मैं इन्हें मैनिपुलेट से निकाल सकती हूँ। जिस पे रिमरू कहता है क्यों नहीं, एंड राफेल ऐसा ही करती है। जिसके बाद यहाँ पे जितने भी लोग मैनिपुलेट हो रखे थे वो अपने होश में आ जाते हैं और कहते हैं एक सेकेंड, ये पेपर में जो भी कुछ लिखा है वो तो हमने पहले डिस्कस किया ही नहीं था, आखिर ये सब करने की हिम्मत किसकी हुई। चेयरमैन भी कहता है ये सब लिखने के लिए किसने बोला था, क्या कोई हाथ उठाना चाहेगा, तो कोई भी जवाब नहीं देता। रिमरू सुना से कहता है कि किसी ने यहाँ पे सब लोगों के ऊपर अपना काबू करके रखा था और वो चाहता था कि हमारे और उनके बीच में लड़ाई हो। सुना कहती है कि फील भी नहीं हुआ ऐसा कुछ यहाँ पे चल रहा था। और बेनीमारू भी कहता है मुझे लगा कि आपने अपना पेशेंस खो दिए है, लेकिन मैं गलत था। फिलहाल अब यहाँ पे कोई मिस्टीरियस इंसान एंट्री लेता है और वो और कोई नहीं इंग्रेसिया का फर्स्ट प्रिंस होता है और उसका नाइट, और ये दोनों काफी कॉन्फिडेंट लग रहे होते हैं। और तभी चेयरमैन इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसपे यहाँ पे वो कहता है कि शांत बैठो और हमारी बात सुनो। वो यहाँ पे रिमरू को देखते हुए कहता है कि तुम डीमन लॉर्ड हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा,
तुम सब यहाँ पे इस बेवकूफ डीमन लॉर्ड से डर रहे थे, लेकिन अब फिक्र मत करो, मैं इस डीमन लॉर्ड को अपने हाथों के ऊपर नचाने वाला हूँ इस डिवाइस से। हमें मालूम पड़ता है कि यह एक डोमिनेशन ऑर्ब होता है। तभी रिमरू को क्लिक करता है कि ऐसा ही कुछ उसने पहले देखा था। एक्चुअली में यहाँ पे क्लेमेन ने यही डोमिनेशन ऑर्ब का यूज किया था मिलिन को अपने काबू में करने के लिए, लेकिन अफसोस वो डोमिनेशन ऑर्ब नकली था। राफेल बताती है कि लेकिन ये ऑर्ब असली है। पर फिक्र मत करिए मास्टर, ये ऑर्ब मेरे पे काम नहीं करने वाला, और जब तक मैं इससे काबू में नहीं आऊंगी तब तक आपको कुछ नहीं होगा। रिमरू यहाँ पे शांत बैठा होता है एंड कुछ भी नहीं कर रहा होता। फिलहाल तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि फिक्र मत करो, इन सबको मैंने ही बुलाया है। एक्चुअली में इसका नाम गाबन होता है और यही यहाँ पे इन सबको बुला के लाया होता है। हिनाटा कहती है कि गेबन और जोहान, मुझे लगता है दोनों कुछ ना कुछ तो यहाँ पे खिचड़ी पका रहे थे। फिलहाल पूरा काउंसिल यहाँ पे गुस्सा होता है क्योंकि उन्हें डर था कि रिमरू को कहीं यहाँ पे गुस्सा ना आ जाए। फिलहाल प्रिंस जुआन और नाइट सबको शांत करते हुए कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम जिस बेवकूफ से डर रहे हो उसे हम अपने हाथों पे नचाने वाले हैं और फिर तुम भी हमारी तरफ हो जाओगे। और अगर हमने डीमन लॉर्ड को अपने कब्जे में कर लिया तो उसके साथ हमें फ्री में क्या मिलेगा? वेल, तुम लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, यस, वेल्डोरा। और अब जैसे ही वेल्डोरा का नाम सुनते हैं तो काफी सारे लोग अपनी पार्टी बदल देते हैं। फिलहाल अब हिनाटा आगे बढ़ती है इन सबके बीच में आने की। वो प्रिंस जोहान के पास जाती है एंड कहती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, जिसपे जोहान कहता है कि इससे अच्छा टाइम एक डीमन लॉर्ड को अपने कब्जे में करने का बिल्कुल नहीं हो सकता। तो तुम बस शांत होकर बैठो और शांति से देखो कि मैं कैसे इस बेवकूफ को अपने कब्जे में करता हूँ। जो नाइट होता है वो भी कहता है कि तुम अपनी पूरी पहला दिन टीम के साथ भी आओगी ना, तो अभी तुम नहीं हरा पाओगी जब एक बार हमारी साइड वेल्डोरा होगा। मुझे तो हमेशा से ही पता था कि तुम काफी ज्यादा डरपोक हो हिनाटा, तुम्हें हमेशा से ही डीमन लॉर्ड रिमरू से डर लगता आया है। मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हारी और डीमन लॉर्ड की जब फाइट हुई होगी तो तुमने तो अपनी पैंट गिली कर ली होगी। और भाई ये सब सुन के हिनाटा कैसे ना कैसे कंट्रोल कर रही होती है और साइड में खड़ा रिमरू कहता है कि अरे भाई, इसे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? फिलहाल तभी नाइट फिर से बोलता है कि देखो, एक बार मैं अगर डीमन लॉर्ड को अपने कब्जे में कर लूं तो तुम भी मेरी साइड अपने आप आ जाओगी। वैसे भी तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, तो तुम्हारे पास अब भी चांस है हिनाटा, हमारी साइड आ सकती हो। और ये सब सुन के फिर से रिमरू कहता है कि पक्का ये मरने वाला है भाई, इसने अपनी मौत को दावत दे दी है। फिलहाल हिनाटा बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे पहले ही मना कर दिया था कि मैं तुम लोगों की साइड नहीं लूंगी। तो जोहान कहता है कि तुम्हें साइड नहीं देनी, मत दो, मैंने तुमसे भी ज्यादा पावरफुल लोगों को ढूंढ लिया है। और अब हम देखते हैं कि जोहान के पीछे से ग्रीन फ्यूरी चल के आ रही होती है। जोहान बताता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, ये लोग डीमन लॉर्ड तक को भी टक्कर दे सकते हैं। हम देखते हैं कि गाय भी इनके साथ आया होता है। हाँ, वही गाय जिसे गोप्तान और रंगा ने एक ही अटैक में हरा दिया था। और अब जोहान कहता है कि हिनाटा, हम यहाँ पे कुछ भी करें तो होली चर्च को कोई दिक्कत नहीं होने वाली, तो तुम शांति से बगल में जाके बैठ जाओ और जब तक हम इस डीमन लॉर्ड को अपने कब्जे में नहीं करते तब तक तुम बीच में मत आना। तो हिनाटा अपने मन में काफी कुछ सोच रही होती है कि मेरा मन तो कर रहा है मैं इसे अभी के अभी जमीन में गाड़ दूं, लेकिन अभी कोई और भी है जिसे मुझसे भी ज्यादा गुस्सा आ रखा है और उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखा है। ऑफ कोर्स ये और कोई नहीं, रिमरू ही होता है। इसलिए हिनाटा शांति से काम लेती है और कहती है कि इस मीटिंग के बीच में मैं आई हूँ क्योंकि मैं एज अ ऑब्जर्वर बैठी हूँ, जहाँ पे कुछ भी गलत होगा तो मैं नहीं सहूंगी। अब हिनाटा की ये बात सुनकर चेयरमैन भी जोश में आ जाता है और कहता है कि हिनाटा सही कह रही है, हमारे काउंसिल में ये सब क्या चल रहा है, उससे दूसरे किंगडम पर क्या हमारी छाप रहेगी। और फिलहाल तभी ग्रीन फ्यूरी की जो लीडर लड़की है वो कहती है, प्रिंस जोहान, आप क्या बेवकूफ है? आप हमें यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमरू से लड़ाने ले आ गए। आपको पता भी है डीमन लॉर्ड रिमरू कितने पावरफुल है? हम तो उसके डंजन में भी नहीं टिक पा रहे थे, तो उनसे क्या खाक जीतेंगे? फिलहाल अब उन सबके बीच में एक बंदा होता है जिसने मास्क पहन रखा था। वो जोहान से कहता है कि देखो, मेरी और तुम्हारी बात यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमरू को हराने तक की हुई थी। काउंसिल में अगर कोई दिक्कत होती है तो वो तुम हैंडल करोगे, मैं नहीं। तो प्रिंस एल्रिक उठता है और कहता है, देखो मेरी बात तुम सब लोग ध्यान से सुनो, या तो तुम लोग इंसानियत का साथ दो और मेरा सपोर्ट करो यहाँ पे इस डीमन लॉर्ड को हराने में, या तो तुम लोग इस मॉन्स्टर की साइड लो जो आगे चलकर तुमको धोखा दे सकता है। मैं प्रिंस एल्रिक ये वादा करता हूँ कि मैं इंसानियत का साथ दूंगा। और भाई यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है और इसके आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।